नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर से संबंधित 35 प्रश्न आज के टेस्ट में रखे जाएंगे। और आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपका घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की पुस्तक है, जो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखी है, वहाँ पे हमने आपको टॉपिक भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वहाँ से आज के प्रश्न रहने वाले हैं। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर 3 की बात करें तो मॉक टेस्ट नंबर 3 में हमने करंट अफेयर्स, जो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स होता है लगभग 1 साल का, वो हमने कवर किया था। आज हम लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर्स है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो और साथ में अगर हम बात करें आगे का, तो कल आप लोगों की क्लास जो है मुश्किल है, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल हम जो है घर के लिए निकल रहे हैं और फिर जो है घर जाने के बाद घर से संभव नहीं हो पाता है। और कुल मिलाकर आप सभी लोग भी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो लगभग हम जो है 10 अगस्त के आसपास हम जो है वापस आ जाएंगे। और फाइनली आप लोगों की जो अगली क्लास होगी वो 11 अगस्त को हम दे पाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपना रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। ऑलरेडी हमने आपको मोर देन इनफ पढ़ा दिया, अभी आप लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो 11 अगस्त से आप लोग का जो मॉक टेस्ट है वो रिज्यूम होगा। बाकी आगे की जो क्लासेस वगैरह है वो हम रक्षाबंधन से लौटने के बाद देंगे। जैसे कि 3000 PIQs का जो सीरीज़ है उसको भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी की चीज़ें हम आगे आपसे बात करेंगे। चलिए, करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सॉल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, और इसके द्वारा जून 2025 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में हम आपसे अलग एक क्लास लेंगे, उसमें एक अलग से मॉक टेस्ट होगा जिसमें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कुछ यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला तो आपके सामने हो गया। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें भारत का जो स्थान है वो है 99 नंबर। तो याद रखिएगा कि 99 के फेर में सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को रखा गया है। 99 नंबर जो है स्थान है। राइट आंसर पहले प्रश्न का सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? थोड़ा सा आप ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे तो आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जा रही है, और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में बात करें तो विश्व की जनसंख्या से संबंधित कोई भी रिपोर्ट होगा वो कौन जारी कर सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का काम पैसे से रिलेटेड होता है, और यहाँ पर IMF को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों से संबंधित जो भी काम होता है वो यूनिसेफ देखता है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको हम UNFPA शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम UNFPA है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर दूसरे प्रश्न का बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, GPDRR शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इसका 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है डरबन दक्षिण अफ्रीका। तीसरे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, कमेंट कीजिएगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो वैश्विक मंच 2025 होता है उसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? 22वां सांग्रीला डायलॉग, इंग्लिश में सांग्रीला डायलॉग बोलते हैं, सांग्रीला डायलॉग।
और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है वियतनाम। क्या राइट आंसर होगा? तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, सांगरीला, इसका जो पूरा नाम है सांगरीला है। तो सांग से सिंगा, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सांग से सिंगा। तो सांगरीला संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? 22वां सिंगापुर में आयोजित किया गया है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी आपको ये सब नहीं याद रखना कि किस महीने में किस जो है याद किया गया, बस हम आपको करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये करंट अफेयर्स जून 2025 का है। इस संदर्भ में बस इतना ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इस प्रश्न में ऑप्शन क्या क्या है? बीजिंग चीन में, श्रीनगर भारत में, दुशांबे तजाकिस्तान में। तो ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर वो है सी, दुशांबे तजाकिस्तान। और ये थोड़ा अलग है, दुशांबे तजाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा ग्लेशियर वगैरह के बारे में सुनते पढ़ते भी नहीं हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सम्मेलन की बात है, कोई ग्लेशियर की बात नहीं की जा रही कि ग्लेशियर कहाँ पर है, नहीं है। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ? तो दुशांबे तजाकिस्तान में, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन इसका थोड़ा सा अलग है। देखने में लगेगा कि जिस देश में या जिस देश क्षेत्र में ज़्यादा ग्लेशियर्स होंगे या बड़े ग्लेशियर्स होंगे वहाँ पर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। दुशांबे तजाकिस्तान में ये जो मीटिंग है, सम्मेलन है, आयोजित किया गया है। राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, ऑप्शन ए है रॉटरडैम, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है बर्लिन जर्मनी। छठे नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजित किया गया है ये रोटरडैम में आयोजित किया गया, जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका छठे नंबर प्रश्न का ए है, नीदरलैंड्स। तो राइट आंसर छठे नंबर प्रश्न का ए है, रोटरडैम नीदरलैंड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो कि 78वीं है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, वाशिंगटन यूएसए में। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में आप लोग जो है याद कर लीजिए, रट लीजिए। केवल एक जगह पर होता है और वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड विकल्प में है नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो 7वें नंबर प्रश्न में बात करें तो राइट आंसर नन ऑफ दीज है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हर साल विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा अगले साल भी कहाँ पर होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, फिक्स है ये। अगला प्रश्न है भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इससे संबंधित करंट अफेयर्स आपका TRE में पहले भी पूछा जा चुका है। मद्रास, IIT मद्रास का जो तंजानिया में परिसर खोला था वो पूछा गया था। तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। तो आप लोग जो है महत्व को समझ सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है या जो भी BPSC के द्वारा पूछा गया, जो भी TRE में पूछा गया, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं। इससे संभावना ज़्यादा रहती है कि प्रश्न जो है एग्जाम में फंस सकते हैं। तो भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने अपना पहला, ध्यान रखिएगा, पहला विदेशी परिसर है, फर्स्ट जो है फॉरेन कैंपस है। और ये कहाँ पर जो है घोषणा की गई है करने की? तो ऑप्शन ए है आपका रियाद सऊदी अरब, ऑप्शन बी है दमिश्क सीरिया, ऑप्शन सी है दुबई। क्या आंसर होगा 8वें नंबर प्रश्न का? तो बात करें 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है दुबई UAE। दुबई जो है बात करें तो दुबई के बारे में आपको ध्यान रखना है। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट होगा कि दुबई सऊदी अरबिया में है, तो ऐसा नहीं है। दुबई कहाँ पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। तो UAE इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि UAE की राजधानी क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है वैसे GS में। तो UAE की राजधानी
का जो नाम है वो आपको ध्यान रहना चाहिए अबू धाबी, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अबू धाबी यूएई का राजधानी है, रियाद जो है ये सऊदी अरबिया की राजधानी है, दमिश्क जो है ये सीरिया की राजधानी है। और दमिश्क सीरिया की बात करें तो सीरिया जो है लगभग पिछले 10 साल से यहाँ पर धमाके बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो है पूरा एक वॉर जोन है, पूरा ये युद्ध वाला जोन है। काफ़ी समय से यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, लगभग जो है ये पूरा का पूरा जो दमिश्क शहर है ये भी लगभग बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पर तो ये सब जो है क्या नाम है, विदेशी परिसर वगैरह खोलने की संभावना हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये सब वॉर जोन है, युद्ध का क्षेत्र है, यहाँ पर तो संभावना भी नहीं है। यहाँ पर आप रियाद और दुबई में फंस सकते थे। तो राइट आंसर 8वें नंबर प्रश्न का दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? मई 2025 का करंट अफेयर्स है, आपको ये नहीं ध्यान रखना कि किस महीने में किस वर्ष में किया गया है। तो पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है, ये आप जानिए। क्या राइट आंसर होगा? नेपाल है, सिंगापुर है, भूटान है। तो 9वें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली, क्रिप्टो करेंसी आप लोग समझते हैं। तो क्रिप्टो जो कि डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी का फॉर्म होता है क्रिप्टो, और क्रिप्टो करेंसी का जो है यहाँ पर अपनाया गया है पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए। और टूरिज़्म की बात करें यहाँ पर तो जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो है भूटान, याद रखिएगा भूटान है। और भूटान ने पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित जो है शुरू किया गया है? तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्केल पर ई मेथनॉल प्लांट कहाँ पर स्टार्ट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फिनलैंड। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र जो स्थापित किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये राइट आंसर इस प्रश्न का डेनमार्क है। 10वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर बी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ा सा जानकारी दे दें कि जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अगर राइट आंसर ए है तो कंटिन्यूअस रिपीटिशन के साथ में ऑप्शंस कमेंट करते हैं। तो इन सब को यूट्यूब जो है स्पैम में डाल देता है, तो कई बार आप लोग का कमेंट शो भी नहीं होता, आप लोग ध्यान नहीं देते, बार बार ऐसे कमेंट करते रहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इतना लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं तो पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग इतना लंबा चौड़ा कमेंट मत कीजिए। इसको चूँकि यूट्यूब एआई पे काम करता है, एआई पर भी काम करता है, इस वजह से क्या करता है, इनको उसको लगता है कि जो है कुछ स्पैम टाइप का, तो इसको ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। अब हम लाइव होंगे तो हम तो चलिए आपका शो कर देंगे, फिर आपका कमेंट दिख जाएगा, लेकिन अगर हम लाइव नहीं देख रहे हैं या मान लीजिए उस पॉइंट पर हमने ध्यान नहीं दिया तो आपका कमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, इतने बड़े बड़े आपको कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप ए लिख दीजिए, 1-2 बार लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान सभी लोग रखेंगे। अगला प्रश्न 11, मई 2025 में जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मई 2025 का करंट अफेयर्स है। जर्मनी के चांसलर हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले एंजेला मार्केल थी जो कि महिला हैं। अभी मई 2025 में जो बने हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। तो राइट आंसर ए है फ्रेडरिक मर्ज, मई 2025 में जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए गए हैं या पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के देश साझेदारी ढांचे, जिसका पूरा नाम है इंग्लिश में कंट्री पार्टनरशिप फोरम। तो कंट्री पार्टनरशिप फोरम पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? अब यहाँ पर आपको आज एक और जानकारी भी प्राप्त होगी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में तो हम चर्चा भी करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ में देश साझेदारी ढांचा कंट्री पार्टनरशिप फोरम पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो बना है ये है मॉरिशस। अब यहाँ पे ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात यही है कि मॉरिशस कहाँ पर स्थित है। ये अगर आपने मैप देखा होगा तो कुछ इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखता है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये मेडागास्कर का द्वीप है। मेडागास्कर के बगल में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो देश है इसका नाम है मॉरिशस। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मॉरिशस जो है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो हिंद महासागर में स्थित है, ये जो है भारत का एक मान लीजिए, तो हिंद महासागर में मॉरिशस स्थित है, अफ्रीका के पास में। अब लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मॉरिशस जो है अफ्रीकी देश में आता है।
अगर मॉरिशस की बात करेंगे तो मॉरिशस जो है एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा, अफ्रीका का पार्ट नहीं, अफ्रीका से अलग एक द्वीप है ये। जैसे लक्षद्वीप जो है एक द्वीप है लेकिन है तो भारत का भाग, तो उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है मॉरिशस। ये इस तरीके से आपको याद रखना है और ये अफ्रीकी देश में काउंट होता है। ये ज्ञान की बात थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश भी बना है मॉरिशस। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये आपसे जो है जनरली पूछ लिया जाता है कई बार, तो 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया था। बाकी आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। 12 में राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अप्रैल 2025 की बात है ये। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वियतनाम की राजधानी हनोई में, या थाईलैंड बैंकॉक में, या फिर सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, आप जो है ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी विकल्प में देख लीजिए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। बिम्स्टेक का हर साल जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो भी बिम्स्टेक से रिलेटेड देश हैं। और बिम्स्टेक का आप सीधे सीधे समझिए कि यहाँ पर आपने भारत को देखा, ये जो है बांग्लादेश हो गया, फिर ये म्यांमार हो गया, और जब नीचे की तरफ आप आते हैं तो वो थाईलैंड वगैरह जो देश हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है, जो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है, इस बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में जो जो देश आते हैं सामान्यतः वही बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इस तरीके से इधर जो है वियतनाम हो गया, और इसके अलावा जो है नेपाल भी इसका भाग है। नेपाल हालांकि यहाँ पर आता नहीं है, ऊपर ही है, लेकिन इसका भाग है। तो आप इस तरीके से बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड इनिशिएटिव है, शिखर सम्मेलन इससे रिलेटेड आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। राइट आंसर 13 में ए है। और इसका थीम क्या था ये आपको ध्यान रखना है। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। हमेशा याद रखिए, जो थीम वगैरह बनाया जाता है कभी भी किसी भी संस्था द्वारा, तो अट्रैक्टिंग बनाया जाता है, बहुत सिंपल बनाया जाता है, अट्रैक्टिंग हो, सिंपल हो और अपीलिंग भी हो। कभी भी थीम वगैरह बताया जाता है तो अपीलिंग का मतलब हो ज़्यादा ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करे। तो समृद्ध हो यानी प्रॉस्पेरिटी हो, लचीला हो यानी फ्लेक्सिबल हो, खुला बिम्स्टेक हो, ओपन बिम्स्टेक हो। खुला बिम्स्टेक का मतलब है कि बिम्स्टेक के जो भी देश हैं वो आपस में आराम से अच्छे से व्यापार कर सकें, ये सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। राइट आंसर आपका 13 में जो है ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। तो ये फैक्ट है आपका कि अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए थे। इस दौरान दुबई के किस भारतीय शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित किया जाने की घोषणा की गई? तो दुबई में किस भारतीय शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित किया जाएगा, इस बात की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा भारतीय शैक्षिक संस्थान है जिसका परिसर, कैंपस जो है दुबई में ओपन किया जाएगा। दुबई सऊदी अरब में, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ओपन किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बात करें इस प्रश्न का, आईआईटी कानपुर है, या आईआईटी दिल्ली है, या आईआईएम अहमदाबाद है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आईआईएम अहमदाबाद। तो आईआईएम अहमदाबाद का जो परिसर है वो दुबई में खोले जाने की घोषणा की गई है अप्रैल 2025 में। ये लेटेस्ट घटना है, करंट अफेयर्स में, तो इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो मार्च लास्ट में म्यांमार और जो है थाईलैंड वाले इलाके में एक भूकंप आया था, और म्यांमार में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था उसमें सैनिक जो है सहायता करने के लिए भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था, और उस ऑपरेशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी अलग है, ऑपरेशन गंगा भी भारत सरकार द्वारा चलाया जा चुका है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन चलाया गया था। रिलेट करने के लिए आप कर सकते हैं कि भूकंपीय जो घटना होती है वो जो है क्या नाम है, उस पर किसी का जोर तो होता नहीं है सिवाय जो है ईश्वर के, प्रभु के। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा जी आए इसको ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा से रिलेटेड है म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था। राइट आंसर 15 में बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नेटुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मार्च 2025 की घटना ये भी है। तो नेटुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है नामीबिया। तो ना से नेटुम्बो, ना से नंदी, ना से नदैतवाह, ना से नामीबिया। याद करने का तरीका है नेटुम्बो नंदी नदैतवाह नामीबिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक यूथ शिखर समिट जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फरवरी 2025 में। भोपाल है, मुंबई है या गांधीनगर है? तो भारत में पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया था? फरवरी 2025 में। तो ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो यह देश वो देश है जहां पर अभी कुछ समय पहले जो है तख्ता पलट हुआ है और उस देश की जो प्रधानमंत्री थी वो जो है भागकर भारत आई थी और भारत आने के बाद जो है भारत ने असाइलम भी दिया था और फिर वहाँ पर जो है उस देश में अंतरिम जो है सरकार बनती है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनती है और यहाँ पर एक घटना हो जाती है। उस घटना को काउंटर करने के लिए जिन लोगों ने भी उस घटना को अंजाम दिया था तो मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया जाता है और ये शुरू किया जाता है बांग्लादेश में। तो राइट आंसर आपका 18वें नंबर प्रश्न का नन ऑफ दीज है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट 7 फरवरी को गाजीपुर में छात्रों और नागरिकों पर हिंसक हमला हुआ था। तो ये सब जगह नहीं याद रखना, बस आपको ध्यान रखना बांग्लादेश। और उसी के विरोध में 8 फरवरी को 2025 से यूनुस अंतरिम सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यूनुस अंतरिम सरकार यानी अंतरिम सरकार के जो हेड हैं यूनुस हैं उनके द्वारा शुरू किया गया। और ऑपरेशन जो था ये सिंपली जो शेख हसीना के समर्थक थे उनकी तलाश कर रहा था, क्योंकि सरकार को ऐसा डाउट था कि जो भी ये कांड किया गया है ये अब शेख हसीना के समर्थकों द्वारा किया गया है। तो इनके समर्थकों के जो है खिलाफ में ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका 18 में बी है। 18 में नन ऑफ दीज है बांग्लादेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? माउंट कुक, माउंट रुपेहू, माउंट तारानाकी मोंगा। तो माउंट कुक की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना आपको, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रुआपेहू की बात करें तो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है न्यूजीलैंड का। माउंट तारानाकी मोंगा की बात करें तो इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, लीगल मैन का दर्जा दिया गया। तो माउंट तारानाकी मोंगा न्यूजीलैंड में स्थित है और इस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा माउंट तारानाकी मोंगा जिसको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले रखा है? जनवरी 2025 की घटना है ये। हालांकि आपने इससे पहले भी इस चोटी का नाम इस रूप में जानते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि इस प्रश्न में माउंट एल्बर्ट है, माउंट देनाली है, माउंट मोना लोआ है। मोना लोआ की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत चोटी है ये। बहुत भयंकर यहाँ से लावा वगैरह निकलता है, ज़बरदस्त ज्वालामुखी निकलता है यहाँ से। तो दुनिया का सबसे बड़ा है और ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। दूसरा चीज़ है माउंट एल्बर्ट जो है बात करें अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में, तो अमेरिका महाद्वीप में एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। रॉकीज नाम का एक जो है रॉकीज नाम का एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा चोटी है रॉकीज का, तो रॉकीज का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, माउंट एल्बर्ट अमेरिका की सबसे मतलब रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात कर लेते हैं माउंट देनाली की। राइट आंसर आपका 20 में बी है, माउंट देनाली। माउंट मैकिन्ले जो नाम रखा गया है वो माउंट देनाली का रखा गया है और देनाली शब्द जो है एक ट्राइब है वहाँ पर, उसी के नाम पर देनाली रखा गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको ऑफिशियल आधिकारिक रूप से माउंट मैकिन्ले रख दिया है। किले का पानी आता है, आप लोगों ने पिया होगा, पानी का बॉटल आता है किले का, उसी से आप रिलेट कर लीजिए माउंट मैकिन्ले। और माउंट मैकिन्ले या माउंट देनाली दोनों की खासियत क्या है? दोनों की खासियत ये है कि ये अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अमेरिका
महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आपको हमने विश्व भूगोल में पढ़ा भी रखा अलग से। तो अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले या माउंट देनाली। और रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये है माउंट एल्बर्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा और भी ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या ध्यान रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने जो है वहाँ पर नाम तो चेंज किया ही, लेकिन इसके अलावा कुछ बदलाव और भी हुए। जैसे मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया। क्लियर है? मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी। और ये अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है। ये अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका अमेरिका। तो मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सिको का नाम क्यों है, अमेरिका का क्यों नहीं है? तो इसलिए जो है ट्रंप साहब ने दिमाग ज़्यादा लगाया और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया। ठीक है, मैक्सिको भी एक देश है, अमेरिका की खाड़ी रख दिया। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया अभी हाल ही में? तो बाल्ड ईगल। याद रखिएगा, बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जनवरी 2025 में अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कमला हैरिस को हराया इन्होंने। कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है? दिसंबर 2024 में अनाउंसमेंट हुआ है। तो टाइम मैगजीन एक जो है दुनिया की बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है। इसमें पावरफुल लोगों का नाम वगैरह जो है पर्सन ऑफ द ईयर के फॉर्म में छपता है जनरली। कौन कौन है? इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस को आप जानते ही हैं जो जिनको हरा कर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का जो है जीता। तो पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का है डोनाल्ड ट्रंप। तो राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किसे यूएसए में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में नवंबर 2024 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है श्री श्री रविशंकर। तो नवंबर 2024 में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किए जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राइट आंसर ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ये TRE 3 में PRT में करंट अफेयर्स में पूछा गया था, हमने पढ़ाया भी था आपको उस टाइम पे। तो वर्ष 2024 के लिए COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये देश है अजरबैजान। कहाँ पर हुआ था आयोजित? तो बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ था वर्ष 2024 के लिए COP29। तो ये तो हो गया आपका TRE 3 में, चूंकि पूछा जा चुका तब संभावना कम है। नवंबर 2024 में ये आयोजित हुआ है। दूसरा बात है कि COP30 कब आयोजित किया जाएगा? तो COP30 अब याद रख लीजिए TRE 4 के लिए। तो COP30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, कौन इसको मेजबानी करेगा? तो COP30 2025 के लिए, 2024 के लिए COP24 था, 2025 के लिए जो है ये COP30। तो COP29 था 2024 के लिए। COP30 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसका पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। COP30 2025 के लिए आयोजन होगा 10 से 21 नवंबर 2025 को, तो लगभग एक साल बाद। और ये कहाँ पर होगा? बेलम ब्राज़ील। बा से बेलम, बा से ब्राज़ील, तो बेलम ब्राज़ील में ये आयोजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है TRE 4 के लिए। TRE 3 में तो पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 7वां सत्र इसका कहाँ पर आयोजित किया गया? 2015 में इसका निर्माण हुआ था। तो गुरुग्राम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र, चूँकि इसमें बाहर से भी देश वाले आने वाले थे। अब मोदी जी गुरुग्राम में क्यों जाएंगे? तो गुड़गांव तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी हाई प्रोफाइल जो चीज़ें होती हैं कहाँ होती हैं? नई दिल्ली में होती हैं। तो इसलिए मुख्यालय पर नहीं किया गया, नई दिल्ली में किया गया। क्योंकि देश विदेश से भी राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आने वाले थे, तो इस वजह से बड़ा कार्यक्रम था, गुड़गांव में संभव नहीं था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र मुख्यालय पर ना करके राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर 24 का बी है।
चलिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन रहा इस बार? तो भारत, और सह अध्यक्ष फ्रांस, यानी को प्रेसिडेंट फ्रांस था और प्रेसिडेंट भारत था। तो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिलकर अध्यक्षता की। आईएसए की स्थापना कब हुई है? और 2015 में। मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में, गुड़गांव, जिसको आज के डेट में गुरुग्राम बोलते हैं। वर्तमान में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सदस्य कितने हैं? तो 123 हैं। और मई 2025 में अंगोला इसका 123वां सदस्य बना है। करंट अफेयर्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। तो अंगोला 123वां सदस्य बना है मई 2025 में। टोटल सदस्य हैं 1, 2, 3, 123। याद करने का आसान सा तरीका, मई 2025 तक। अब यहाँ पर एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर 2024 को मालडोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है और 105वां पूर्ण सदस्य देश है। तो यहाँ पर जो है फुल मेंबर कंट्री, मेंबरशिप में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फुल मेंबरशिप इस जो है मिलने वाला 105वां देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 105वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? मालडोवा। ओवरऑल 123वां सदस्य कौन बना है? वो बना है अंगोला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो संस्कृति यानी कल्चर, पर्यटन यानी टूरिज्म, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने के साथ में की है? भारत और फ्रांस ने, या भारत और स्पेन ने, या भारत और स्विट्जरलैंड ने? तो आप जो है टूरिज्म से स्विट्जरलैंड ना चले जाइएगा, उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, स्पेन जाना है आपको, ठीक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कहाँ घूमने गए थे? स्पेन ही तो गए थे। वहाँ पर जो है सारा इंजॉय वगैरह किया था, जो भी एक्टर्स वगैरह थे पिक्चर में। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, स्पेन, याद रख लीजिए। तो भारत और किस देश ने वर्ष 2026 के लिए संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक जो है कहाँ पर संपन्न हुई है? जिसको कोप 16 बोला जाए, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। तो सीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय। और इसके सम्मेलन की जो 16वीं बैठक है, जिसको कोप 16 बोला जा रहा है, कहाँ पर हुई है? रियो ब्राज़ील में, काली कोलंबिया में, या मॉन्ट्रियल कनाडा में? तो काली कोलंबिया में ये आयोजित किया गया है। कैसे काली, कैसे कोलंबिया, याद रख लीजिए, काली कोलंबिया। तो जैव विविधता पर अभिसमय ये 16वीं बैठक थी, कोप 16, ये संपन्न हो चुकी है काली कोलंबिया में। अब आपको 17वीं बैठक के बारे में भी याद रखना, TRE4 के लिए। थीम इसका था प्रकृति के साथ में शांति। हमने आपको बोला था सिंपल होता है, अपीलिंग होता है थीम। तो देख लीजिए, प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर, कितना सिंपल है, कितना अपीलिंग है, कितना जो है एक बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है कि हमें जो है प्रकृति के साथ में शांति बनाकर चलना चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज है। तो इसी प्रकार के थीम होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो जैव विविधता पर अभिसमय, CBD की बात करें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की जो 17वीं पार्टियों का जो सम्मेलन होगा, जिसको कोप 17 कहा जा रहा है, ये 2026 में एरेवन आर्मेनिया में होगा। तो देश कौन सा है? आर्मेनिया। और जगह कौन सी है? एरेवन। तो एरेवन आर्मेनिया में ये आयोजित होगा। ये आपको TRE4 के लिए याद रखना है, पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। पिछली बार कोप UNFCCC का जलवायु सम्मेलन वाला पूछा था, बाकू अजरबैजान। इस बार कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, 16वां वाला 2025 में काली कोलंबिया में, 2026 में कहाँ होगा? एरेवन आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मानद डॉक्टरेट उपाधि से राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 की घटना है। अल्जीरिया है, मोरिटानिया है, या मलावी है? तो राइट आंसर है जो है अल्जीरिया, याद रखिएगा। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, पढ़ने में बहुत तेज, तो इनको राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और A फॉर अल्जीरिया अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो उस हिसाब से अल्जीरिया राइट आंसर है। अल्जीरिया जो है अफ्रीका का एक देश है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद की 24वीं बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष के परिषद की 24वीं बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन A है पाकिस्तान, ऑप्शन B है चीन, ऑप्शन C है रूस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 23वीं जो बैठक थी वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी 2024 में। अब 2025 वाली जो बैठक वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो रूस में आयोजित की गई है। तो राइट आंसर 28 नंबर में C हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? अक्टूबर 2024 में।
और नाटो की बात करें तो नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसलिए प्रश्न आने की संभावना है। TRE 3 में भी प्रश्न पूछा जा चुका, TRE 2 में प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो काम करता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका नाटो के रूप में पहुंच गया और यूक्रेन का जो भी मदद वगैरह किया अमेरिका ने नाटो के माध्यम से किया। तो आप समझ गए होंगे। महासचिव का पदभार यानी डायरेक्टर जनरल का जो पदभार वो किसने ग्रहण किया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के जो नए महासचिव हैं मार्क रूट। तो याद रखिएगा मार्क रूट। तो राइट आंसर सी है मार्क रूट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाटो में कुल सदस्य कितने हैं? तो नाटो में कुल सदस्य हैं 32। कुल सदस्य कितने हैं? 32 हैं। 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन है। ये आपको हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि TRE 2 में 31वां सदस्य पूछा गया था जो कि फिनलैंड बना था। तो फिनलैंड 31वां बना है, 32वां बना है स्वीडन। ये पिछले साल जो है बात करें तो मार्च अप्रैल 2024 के आसपास की घटना है। तो स्वीडन जो है नाटो का सदस्य बना 32वां। नवीनतम सदस्य अभी भी है। तो 32 मेंबर हैं नाटो में, 32वां स्वीडन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 31वां आप छोड़ सकते हैं। मार्क रूट इस समय जो है नाटो के महासचिव बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस द्वीप समूह की बात करें तो चागोस द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं तो भारत की स्थिति है और यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर मॉरिशस हो गया, ये लगभग ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ का जो क्षेत्र है लगभग यहाँ का मतलब मैप में जब आप एक देखेंगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र एक आइलैंड है, द्वीप समूह है। उस द्वीप समूह का जो नाम है वो है चागोस द्वीप समूह। चागोस द्वीप समूह की स्थिति कहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के क्षेत्र के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला वो किया है, वो यूके ने किया। इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले के ज़माने में यानी आज से जो है 100-150 साल पहले जो है औपनिवेश कौन बनाता था? कौन सा देश बनाता? तो यूनाइटेड किंगडम का ही काम है, अंग्रेजों का ही काम है। अंग्रेज ही तो गुलाम बनाते थे। तो अंग्रेजों ने जो है चागोस द्वीप समूह को गुलाम अभी तक बना रखा था। तो जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंप दिया। संप्रभुता का मतलब है कि जो अब जो है मॉरिशस जो चागोस द्वीप समूह है अब उससे रिलेटेड जो फैसले हैं वो कौन लेगा? वो लेगा मॉरिशस लेगा। मॉरिशस के पास में ही पड़ता है। अब मॉरिशस इससे रिलेटेड जो भी फैसले होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लेगा, यानी अब स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे कि भारत एक संप्रभु देश है, संविधान में बताया गया है। संप्रभु का मतलब यही है कि कोई आके जो है गाइड नहीं कर सकता, आप ऐसे करिए वैसे करिए। हमारा मन है, हम स्वतंत्र, जैसे मन होगा वैसे करेंगे अपनी नीतियों के अनुसार जो भी हमारे संविधान में बताई गई हैं। तो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला यूनाइटेड किंगडम यूके ने किया है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। इस पर स्थित डियागो गार्सिया याद रखिएगा। डियागो गार्सिया जो है किस लिए फेमस है? तो यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का सैनिक अड्डा है, संयुक्त रूप से ज्वाइंट यूएसए यूके का सैन्य अड्डा है डियागो गार्सिया। कहाँ पर स्थित है? चागोस द्वीप समूह का ही भाग है डियागो गार्सिया। एक छोटा सा आइलैंड है डियागो गार्सिया। यूएसए और यूके का आपको संयुक्त सेना वहाँ पर मिल जाएगा। किस लिए वहाँ पर है? तो हिंद महासागर में संतुलन बनाए रखने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए वो बना रखा है। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? अक्टूबर 2024 में। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है किसने शपथ लिया? तो लुआंग क्यूंग की बात करें तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में। तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुआंग क्यूंग। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया इन्होंने। लुआंग क्यूंग की बात करें तो पुरुष हैं, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम ने शपथ लिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोला है? अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। तो IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अपना अंतर्राष्ट्रीय वो भी पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोला है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का है अबू धाबी UAE। अगेन अबू धाबी UAE है। इससे पहले दुबई वाला भी हमने अलग से पढ़ लिया कि दुबई में कौन सा था। तो आप अलग अलग सबको याद कर लीजिएगा कि दुबई में कौन सा, अबू धाबी में कौन सा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। राइट आंसर इस प्रश्न का बी है, अबू धाबी UAE।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय यूएसए का, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का, डीकिंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है कौन सा विश्वविद्यालय जो भारत में एक कैंपस खोलेगा, परिसर खोलेगा, और किस पर आधारित होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। राइट आंसर साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये आपको बताना है। जुलाई 2024 की घटना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का जो 43वां स्थल है, 41वां था शांति निकेतन, 42वां था होयसल मंदिर परिसर, और 43वां है मोइडम्स। मोइडम्स क्या है? तो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। तो अहोम राजवंश, अहोम माने असम में जो राजवंश हुआ करता था उसको अहोम राजवंश कहते हैं, और इनका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, डोम की तरह होता है। तो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को, जहाँ पर राजा लोग को दफनाया जाता था, मोइडम्स, उसी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। भारत का 43वां स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। शांति निकेतन 41वां था, होयसल मंदिर 42 था, 43वां है मोइडम्स जो आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय यानी कि ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र, अगेन राइट आंसर आपका है मॉरिशस। तो मॉरिशस में भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसलिए थोड़ा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा हमने पुराना नहीं ऐड किया है। चलिए, तो आज के प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। कमेंट कीजिएगा 35 में से आपके कितने प्रश्न बने। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे? आप लोगों की जो अगली क्लास होगी वो होगी 11 अगस्त को, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, कल सुबह एक वीडियो आएगा जिसके माध्यम से थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि आपको किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। साथ में जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है उसके वजह से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो भी अब 2 भाग में बट गए हैं, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसमें जो हमने अभी थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया है कि जो भी बिहार के स्थानीय मतलब लेवल पे जिन्होंने भी पढ़ाई की है, यानी 10th 12th जो बिहार से पढ़े हैं, असल में डोमिसाइल का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आप लोग का जो है कितने नंबर की तैयारी करना ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा जिन्होंने 10th 12th बाहर से किया है, आप लोग कितने नंबर की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया सेट होंगे। अभी तक तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पॉलिसी ही नहीं समझ में आई है कैसे क्या लाया गया है। तो इसके बारे में कल हम एक वीडियो के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी जानकारी देंगे, थोड़ा अवेयरनेस आपको देंगे, और साथ में आपको कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में कल हम एक मोटा मोटा चर्चा करेंगे। आप लोग की अगली क्लास होगी 11 अगस्त को, तो याद रखिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से। टॉपिक हम आपको आगे बता देंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।